प्रदेश की राजधानी जयपुर में हाल फिलहाल राइजिंग राजस्थान का दूसरा दिन है। राइजिंग राजस्थान समिट 2024 को लेकर लगातार भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, वो एक एक्साइटेड तरीके से काम कर रहे हैं। प्रदेश में देश प्रदेश के राजधानी जो है, प्रदेश की राजधानी जयपुर, उसमें देश विदेश के जहां उद्यमी और कारोबारी पहुंचे हैं, वहीं पे तमाम बड़े बड़े नेता भी पहुंचे हैं। पीएम मोदी भी कल आए थे और उन्होंने समिट का उद्घाटन अपने कर कमलों से किया है। हाल फिलहाल मैं बैठा हूं राजस्थान रोडवेज के चीफ मैनेजर राकेश रॉय के पास, जो हाल फिलहाल इसी साल इन्होंने ज्वाइन किया है, और उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे करने वाले हैं, और किस प्रकार की जो लगातार कोशिशें की जा रही हैं। सामाजिक सरोकारों की बात कर लें, जनता की फैसिलिटी के बारे में बात कर लें, तो किस प्रकार देखते हैं। राकेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर। राकेश जी, आपने ज्वाइन करने के बाद में क्या विशेष आपका उद्देश्य है, क्या आपका जो प्रायोजन है वो है कि टेंडर ऑनलाइन प्रक्रिया भी आपने शुरू की है, बहुत बड़ा जो ये गया है, जो गफलत होती थी पहले ऑफलाइन में, उसको खत्म करने का प्रयास किया है आपने, क्या मानते हैं, पूरा बता दीजिए। बिल्कुल ये जो इसमें आरोप लगाए जाते रहे हैं कि ये लोग टेंडर खोलने में अपने चहेतों को दे देते हैं, तो इसके लिए हमारे द्वारा मेरी पूरी टीम ने मिल के, विशेषकर हमारे मैनेजर फाइनेंस सुरेंद्र जी ने इस पर प्रयास करके हमारे द्वारा ये ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया की गई है, जिसके द्वारा हमने 20 दुकानों का ऑनलाइन इसका बोली करवाया गया, जो कि आरटीपीपी एक्ट के तहत जो पूरा प्रोसेस फॉलो करके, और नए लोग भी आए हैं उसमें, और जो पुरानों ने भी, जिन्हें अच्छा पैसा, ज़्यादा पैसा दिया, उसको हमारे द्वारा अलॉट की गई है। यहाँ तक कि हमारे द्वारा बुकिंग एजेंट्स की जो लेने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गई है, और अभी जिसका लास्ट डेट कल था, लेकिन उसको कुछ लोगों को कम जानकारी थी, लोग भर नहीं पाए, अप्लाई नहीं कर पाए, उसके लिए हमने 1 हफ्ता और उसको बढ़ा दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और निगम को भी फ़ायदा हो, और आम जो कोई काम करने वाला व्यक्ति है, कोई दुकान करने वाला, तो उसको भी बेनिफिट मिल जाए, और कोई बुकिंग करने वाला, कोई नौजवान, कोई बेरोजगार है, करना चाहे तो उसको मौका मिले। इसके लिए हमने 16 स्थानों पे 43 बुकिंग एजेंट्स की हमने बोली इसमें निकाली है, ई बोली निकाली गई है हमारे द्वारा। राकेश जी, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे यह है कि विरोध भी देखने को मिला, क्योंकि विरोध के फलस्वरूप जब ऑनलाइन आपने जो टेंडिंग प्रॉब्लम है, सॉरी टेंडिंग प्रोसेस है, उसको लागू किया, उसके बाद में दुकानदार जो है उनका विरोध भी कहीं ना कहीं झेलना पड़ा आपको, उसको किस प्रकार मैनेज किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए परिवर्तन का हमेशा विरोध होता आया है, और दुकानदार मेरे पास भी आए थे कि साहब आप आज तक तो ऐसा हुआ, आप नई प्रक्रिया, नई प्रथा चला रहे हो, तो मेरे द्वारा समझाइश की गई और उनको मदद की गई, फार्म कैसे अप्लाई किया जाए, पूरा प्रोसेस हमारे मैनेजर फाइनेंस और जो डीलिंग क्लर्क राजकुमार द्वारा समझाया गया कि आप ऐसा ऐसा करके करिए, आपसे खुद नहीं कर पा रहे हैं तो ई मित्रा पे जाइए, ई मित्रा करवाएंगे। इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर होना ज़रूरी होता है, SSO ID डिजिटल सिग्नेचर वो बनवा के, और एक बार जिसने वो फॉलो कर लिया, बनवा लिया, उसके बाद वही दुकानदार अब बोल रहे हैं, बोला साहब ये तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी प्रकार से, क्योंकि सब चीज़ एकदम पारदर्शी है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। जो चीज़ आएगी ऑनलाइन वो आएगी, और आरटीपीपी एक्ट के तहत ही होगा। इसमें आप चाहें कि हम किसी व्यक्ति चहेते को दे दें, जो कि आरोप हमेशा लगते आ रहे हैं कि अपने चहेतों को दुकानें दे दी जाती हैं, तो वो आरोप अब यदि कोई लगाता है तो अलग है, कुछ भी कोई कहता रहे, लेकिन वो आरोप बिल्कुल निराधार होगा, क्योंकि जो ऑनलाइन प्रक्रिया है ये एकदम पारदर्शी प्रक्रिया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी है कि हाल फिलहाल क्या उद्देश्य है राजस्थान गवर्नमेंट का, या राजस्थान गवर्नमेंट का जो सिंधी का एम्बेसडर है, प्रदेश का सबसे बड़ा एम्बेसडर होता है, तो इसमें क्या उद्देश्य रहा है आपका ऑनलाइन ट्रेडिंग में, जो टेंडर पर प्रक्रिया है उसको लागू करने का, तमाम जो मसले हैं, विरोध है, उसको किस प्रकार देखते हैं आप? विरोध तो है, होता रहा है, हमेशा होता, आगे भी होता रहेगा शायद, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि प्रक्रिया गलत है, क्योंकि आज की डेट में हर चीज़, पूरा दुनिया ऑनलाइन होना जा रहा है, सब चीज़, इवन एजुकेशन, छोटे बच्चों की एजुकेशन ऑनलाइन हो रही है, कोचिंग ऑनलाइन हो रही है, हर काम ऑनलाइन हो रहा है, तो हम क्यों ऑनलाइन ना करें। अब कंप्यूटराइज्ड आज का IT का ज़माना है, IT के ज़माने में यदि हम ऑनलाइन नहीं करते हैं तो हम पिछड़ जाएंगे हम। तो इसको देखते हुए हमारे मुख्यालय द्वारा निर्देशित भी किया गया था, और ये राजस्थान का मुख्यालय के अलावा यदि डिपो लिए जाएं तो सभी, एक पहला डिपो है जिसमें ये ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया की गई है। इसके अलावा अभी तक किसी और डिपो में नहीं किया गया, क्योंकि बाकी डिपोज में इतनी स्टॉल्स भी नहीं होती हैं, और जहाँ है भी तो अभी सबसे पहल हमने की है, और हमारे द्वारा ये ऑनलाइन किया गया है। सबसे खास अहम सवाल ये भी कि या तमाम जो डिपोज हैं यहाँ पे राजस्थान रोडवेज के, राजस्थान प्रदेश की बात है, तो क्या वहाँ पे भी जो ऑनलाइन टेंडरिंग प्रॉब्लम है, प्रक्रिया है, वो अपनाई जाएगी? बिल्कुल, अभी आने वाले समय में जल्दी ही अपनाएंगे सभी इस चीज़ प्रक्रिया को, हमारे द्वारा की गई प्रक्रिया को देख के, समझ के, बाकी लोगों के मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी वो भी अपनाएंगे। नेक्स्ट जो भी टेंडर होगा, उम्मीद करते हैं कि सारे ऑनलाइन करेंगे। ठीक है। एक सवाल ये भी है कि रेवेन्यू को लेकर किस प्रकार देखते हैं कि राजस्थान रोडवेज जो है प्रदेश का सबसे बड़ा
जो हब है राजस्थान रोडवेज में, तमाम सुविधाएं जो हैं यात्रियों को मिलने वाली हैं, मिलती रहती हैं। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो कितना क्या रेवेन्यू पहले से ग्रोथ हुआ है कि या डाउन गया है? रेवेन्यू यहाँ पे रेवेन्यू दो प्रकार से, एक तो हमारे पास नगद आ रहा है, दूसरा जैसे एग्ज़ाम वगैरह होता है तो उसमें हम यात्री तो ज़्यादा ढोते हैं लेकिन नगद रेवेन्यू हमारे पास नहीं आता है। तो उसमें हम देखा जाए तो एक तरफा जैसे कई बार एग्ज़ाम 3-3 4-4 दिन एग्ज़ाम चल रहे हैं तो हमारा बुकिंग कलेक्शन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन वो जो स्टेट से जो हमारे को रिम्बर्स हो जाता है तो रेवेन्यू रोडवेज का तो बढ़ जाता है, लेकिन कैश कलेक्शन थोड़ा कम हो जाता है। कैश का रेवेन्यू कम हो जाता है तो कई बार 18, 19, 20 लाख भी रह जाता है एग्ज़ाम पीरियड में। और जैसे त्यौहार का समय है, होली दिवाली या जैसे महिला दिवस पे है तो कलेक्शन तो कम हो जाएगा लेकिन यात्री भार बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है आपके पास, क्या? यात्री भार के लिए हम लोगों के पास जैसे हम लोग एक तो सबसे पहले अपने जो स्टाफ की छुट्टियों को कंट्रोल करते हैं, आवश्यक हैं अति आवश्यक वालों को छुट्टी देते हैं और अतिरिक्त उन्हीं की छुट्टियों को रोक के अतिरिक्त व्यवस्था ड्यूटी ऑफिसर है या बुकिंग में भी एक्स्ट्रा लोग लगाते हैं, वाहन व्यवस्था में भी लगाते हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे। और उसमें जैसे एग्ज़ाम के तौर पे बताता हूँ आपको, जैसे 12-1 बजे एग्ज़ाम छूटा तो उस टाइम के लिए हम उससे पहले जाने वाली कुछ गाड़ियों को रोक लिया जाता है। कुछ आधी बीच-बीच की गाड़ियाँ रोक के हम उसको कंट्रोल करते हैं। एक्स्ट्रा गाड़ियों का भी ऑपरेशन करवाते हैं। हमारे जो जयपुर जोन के डिपोज़ हैं, उनसे गाड़ियाँ लेते हैं। बाकी डिपोज़ दूर-दराज के डिपो, उनसे भी हम गाड़ियाँ लेते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो हम गाड़ियाँ लेके और उसका ऑपरेशन करवाते हैं। किसी ड्राइवर कंडक्टर जो हैं राजस्थान रोडवेज के, वो छुट्टियां मना रहे हैं क्योंकि छुट्टियां जो उनकी लैप्स हो रही हैं, तो अभी बिना किसी सूचना के जा रहे हैं, तो क्या कार्रवाई? नहीं, बिना सूचना के यहाँ से तो ऐसा मेरे पर इसमें नहीं आया है अभी, क्योंकि हमारे यहाँ नॉन ऑपरेटिंग डिपो है तो बसों का संचालन नहीं होता है। छुट्टियों की कोई ज़्यादा समस्या नहीं है हमारे पास। बाकी स्टाफ की शॉर्टेज है जिसकी वजह से वाहन संचालन भी आवश्यक है, तो छुट्टियाँ दिया जाना डिपोज में आज के समय में थोड़ा दिक्कत आ रही है। सभी डिपोज में की प्रॉब्लम। जैसे कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां से लगातार शिकायतें मिलती रहती है कि वहां पे रोडवेज बस का संचालन नहीं हो रहा, प्राइवेट बस संचालक जो हैं वो चांदी कूट रहे हैं। बिल्कुल, ये तो हो सकता है, ऐसी न्यूज़ कई बार पढ़ने में आती है, लेकिन अब बसें होंगी तो हम लोग चलाएँगे। अब प्रशासन ये इसका जैसे जितनी बसें हैं उनका संचालन किया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी डिपो के द्वारा या हमारे द्वारा कोई बस खड़ी कर रखी हो और हमने चलाई नहीं हो। तो जिस रूट पे इनकम ज़्यादा आती है, रेवेन्यू ज़्यादा आता है, उस रूट पे चलाया जाता है और जिस रूट पे तुलनात्मक रूप से कम है तो वाहनों की कमी की वजह से वहाँ कम चलाया जा रहा है। हिमाचल जूस का जो एक टेंडर होता है आपके पास, जो एग्रीमेंट होता है, उसके आधार पर केवल जूस के अलावा कुछ नहीं बेच सकता, लेकिन तमाम जो स्टॉल्स हैं यहाँ पे 3 से 4 स्टॉल्स हैं सिंधी के बस अड्डे पे, वो तमाम चीज़ों की हर चीज़ की बिक्री कर रहे हैं, तो यहाँ तक कि MRP से अधिक पैसे भी ले रहे हैं। क्या कहेंगे? MRP से अधिक की तो शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। एक शिकायत HPMC की अभी प्राप्त हुई थी, उसकी जांच करवा ली गई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आज आई है मेरे पास। अब आगे उस पर फर्दर क्या कार्रवाई है, क्या रिपोर्ट में आया है, वो पूरी डिटेल लेके उस पर जो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सिंधी कैंप बस अड्डे को लेकर विकास के लिए क्या आपका दिमाग कहता है, क्या आपका कॉन्सेप्ट बना रखा है आपने? विकास के लिए तो हम लोग तो सिर्फ यहाँ की व्यवस्था कर सकते हैं, विकास के लिए हमारा उच्च प्रबंधन बता सकता है। आप सलाह दे सकते हैं, सजेशन मांग सकते हैं? नहीं, सलाह का एक अलग बात है, बाकी उच्च प्रबंधन से इस संबंध में चर्चा चल रही है और उच्च प्रबंधन इस पर कार्य भी कर रहा है कि क्या क्या इसमें और डेवलपमेंट किए जा सकते हैं। ये जो अभी जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, ये भी उच्च प्रबंधन के द्वारा बनवा के और इसका वो करवाया गया। इनॉग्रेशन साल भर पहले हुआ और ये काम में आ रही है अभी। तो बाकी का भी हो सकता है ऐसा कुछ प्लान, वो हायर लेवल का प्लान है, उसके बारे में तो क्या नया देखने को मिल सकता है जनता को? अभी ये तो आने वाले समय में पता लग पाएगा, ये उच्च प्रबंधन से पता चल पाएगा, मुख्यालय से पता लग सकता है इसके बारे में। देखा आपने, ये थे मेरे साथ चीफ मैनेजर सिंधी कैंप बस अड्डे के राकेश रॉय, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सिंधी कैंप बस अड्डे की जो कायापलट है वो की जाए, यात्रियों को सुविधाओं के साथ साथ सस्ती चीजें मुहैया कराई जाएं। तमाम मुद्दों को लेकर ये गंभीर हैं और तमाम शिकायतों को लेकर खुद यहाँ पे बैठकर मॉनिटरिंग करते नजर आते हैं। हालात ये हैं कि कई अधिकारी यहाँ पे सीट पे बैठ चुके हैं और जा चुके हैं, लेकिन यहाँ के जो हालात अब बदले हैं वो कहीं देखने को नहीं मिले। अब देखने वाली बात ये होगी, जैसा कि राकेश रॉय ने बताया हमको, कि आने वाले समय में सिंधी कैंप में कुछ और नया देखने को मिलेगा, जिससे जनता को सुविधा होगी। यात्री भार को भी देखते हुए नई बसों को संचालन में उन्होंने जोर दिया है। सहयोगी कमला पर्सन जोगेश्वर के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज, जयपुर।